आएगा तो भगवान न करे आए। Okay, no problem, Neeraj bhai, no problem. Please proceed, Neeraj bhai. Over to you. ओके, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है, मैं एक शराबी हूँ। Hi, ईश्वर की Neeraj बड़ी bhai. असीम कृपा है। हाय हाय शैलेश भाई, हाय ऑल। ईश्वर की बड़ी असीम कृपा है, फैमिली फेलोशिप स्पॉन्सर का साथ है, और आज के दिन मैं शराब से दूर हूँ, जीवित हूँ, स्वस्थ हूँ, और बड़ा आभारी हूँ ग्रुप का मैं, इस ग्रुप का स्पेशली। इस ग्रुप ने मुझे इनिशियल रिकवरी दी है, पायनियर ग्रुप नागपुर में। ये सुबह 8 बजे चला करता था, जैसा मुझे ध्यान है, कोरोना के समय में, और रात में भी 8 बजे चलता था। और सभी मैं होस्ट लॉबी जो है, सुबीर भैया को तो पहले से जानता हूँ, अबीर भाई को भी जानता हूँ, दिनेश भाई को भी, संदीप भाई को भी, शैलेश भाई को भी। आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। जो भी भाई आए हैं सभी, उन सभी का भी मैं स्वागत करता हूँ। तो शुरुआत करता हूँ दोस्तों। मेरा नाम नीरज है और मैं एक शराबी हूँ। परमात्मा की बड़ी असीम कृपा है, आप भाइयों का साथ है, स्पॉन्सर का है, बिग बुक का है, प्रेयर्स मीटिंग्स का है कि आज के दिन मैं शराब से भी दूर हूँ और जिंदा भी हूँ, स्वस्थ भी हूँ। तो बड़ा अच्छा शब्द है ये स्वस्थ। स्वस्थता का जो मीनिंग है ना, मेरी मेंटल हेल्थ से डिपेंड करता है। स्वस्थ होना, हाथ पैर वाथ पैर ठीक ठाक चलना, बातचीत करना इज अनदर थिंग। लेकिन बात दोस्त एल्कोहलिक्स एनोनिमस में स्वस्थता की बहुत अलग है। वो है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सिल्कवर्थ, क्या मेरा मानसिक संतुलन की बात करते हैं तो जरा मैं डिजीज की ओर आता हूँ कि मैं एक रोग से पीड़ित हूँ जिसका नाम है शराबीपन, और इसको इंग्लिश में अल्कोहलिज्म भी बोलते हैं। कई ओल्ड टाइमर्स से मैंने शुरुआती दिनों में बात की, तो बड़ा अच्छा सा उन्होंने मुझे अल्कोहलिज्म का शॉर्ट फॉर्म बताया था। बोले नीरज जी, लास्ट जो ISM है ना, बस वही है, ये डिसीज मतलब वही है। मैंने बोला ISM मतलब? बोला इंटरनल डिसीज इनसाइड मी, या इंटरनल मैलाडी बोल रहे हैं आप, जैसे आपके भीतर है ये। और मुझे लगा वाह यार, मेरा पढ़ा लिखा ज्ञान कुछ काम नहीं आया है। BSc मैथमेटिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स करने के बाद मैंने कहा यार, ये बहुत अच्छी चीज बताई इन लोगों ने मुझे। तो फिर वो लोग बोलते भी थे कि बिग बुक पढ़िए, स्पॉन्सर लीजिए, इस बीमारी से आप अकेले मुक्त नहीं हो सकते, आपको साथ की जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज शुरुआत में मुझे बुरी सी लगती थी, तो पढ़नी है तो मैं अकेले बुक पढ़ लूंगा ना, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस के मेरे जो अनुभव है ना, मैं उस हिसाब से सोचता हूँ एल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके। और जबकि ये एल्कोहलिक्स एनोनिमस ऐसा है नहीं, इसका लिटरेचर बिल्कुल ऐसा नहीं कि मेरे स्कूल कॉलेज के ज्ञान से मुझको ये बिग बुक समझ में आ जाएगा या 12 एंड 12 समझ में आ जाएगा। भाई साहब, बहुत खतरनाक रोग। तो एक्चुअल क्या है कि डॉक्टर सिल्कवर्थ मुझे आइडेंटिफाई कराते, उनका जो लेटर है बिग बुक में, डॉक्टर ओपिनियन, डॉक्टर की राय, वो मुझे बोलते हैं कि मैं एक पुराना शराबी हूँ या रियल अल्कोहलिक हूँ, मुझे लंबे समय तक शराब पीने का अनुभव है। तो इस लंबे समय तक शराब पीने के कारण मैं पुराना शराबी की परिभाषा मुझे मिल गई, और इसी को उन्होंने इंग्लिश में अल्कोहलिक बोला है, क्रॉनिक अल्कोहलिक भी बोला। तो ऐसे शराबी को जो है लंबे समय तक शराब पीने के कारण शरीर में कुछ बदलाव हो जाते हैं, एज वेल एज सोच में भी, थॉट प्रोसेस भी इसकी चेंज हो जाती है, असामान्य हो जाती है। चेंज तो नहीं होती, असामान्य होती है। तो ये थोड़ा साइकेट्री से रिलेटेड वर्ड लगा मुझे, मेरे अनुभव से बोल सकता हूँ। अब नॉर्मल सोच भाई साहब, अब देखिए ना, जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसका कलर ही नहीं दिख रहा है, उसको ग्रीन कलर नहीं दिखते, किसी को रेड कलर नहीं दिखते, वो कलर ब्लाइंडनेस है, ये असामान्यता है, एबनॉर्मेलिटी है। पैरों की उंगलियां 10 की जगह 11 है,
या हाथों की उंगलियां या और कोई बॉडी में अंगों का ऐसा है कि वो अतिरिक्त निकला हुआ है। हम लोग देखते भी हैं, सिजेरियन पेपर में पढ़ते हैं या न्यूज पेपर में देखते हैं, हॉस्पिटल से खबर आती है जुड़े हुए बच्चे पैदा हो जाना, बाद में सिजेरियन होते रहते हैं। तो ये अबनॉर्मेलिटी है। बस इसी वर्ड को मुझे पकड़ना है। अगर मुझे बीमारी को समझना था तो मुझे इसी ओर जाना था। तो मेरा जो अनुभव है वो 1998 से 2019 तक शराब पीने का, ऑलमोस्ट 21-22 साल। पहला पेज मैंने 98 में किया था और मुझे याद है कि मैंने ही पिया था। फिर वो 4 लोगों के बीच शुरुआत हुई थी और सबसे ज्यादा मैंने ही पूरी गंध मचा दी थी रूम में। सबसे ज्यादा उल्टियां वॉमिटिंग मेरे से हुई थी, मेरे कपड़े भी खराब हो गए थे बुरी तरह। और उसी दिन मैंने सोच लिया था कि यार ये अपने बस का नहीं है, इसको पीना नहीं है अपने। यही गंभीर चेतावनी थी भाई साहब मेरे लिए। तो जैसे बिल डब्ल्यू अपनी स्टोरी में बोलते हैं कि यार ये रेस्ट इन पीस, अभी देखिए ये पड़ा हुआ है अंदर, इसके अंदर एक सैनिक सो रहा है, अब इसकी मौत बंदूक की गोली से हो गई कि ठंडी बियर से, या अब आप सोचिए। तो ये ऐसी गंभीर चेतावनी तो मुझे मेरे पहले पेट पे मिल गई थी। और भी मिली, ऐसा नहीं कि ये एक ही थी, और भी चेतावनियां मिली मुझे जीवन में। तो मैंने उस दिन सोच लिया था नहीं पीना। मैं बीमारी की ओर बढ़ता जा रहा हूँ धीरे धीरे। देखिए मेरा कॉन्सेप्ट से मैं भटकना नहीं चाहता हूँ, लाइफ स्टोरी से कनेक्ट करते हुए बीमारी की ओर आता हूँ। तो मैंने नहीं पी भाई साहब, फिर मैंने छोड़ दी नहीं पीना। लेकिन डॉक्टर सिलकवर्ती अनुसार और बिग बुक के अनुसार, अगर मेरी शराबी मानसिकता है, एल्कोहलिक थॉट है, मेरे मानसिकता, मेरे जीवन जीने का ढंग अगर शराबी का है, तो एक ना एक दिन वो स्थिति, वो परिस्थितियां, वो स्थान, वो समय निश्चित हो जाता है जब मैं शराब का फिर से पुनः सेवन करने लग जाता हूँ। वैसे ही हुआ मेरे साथ। 1999 में एक अच्छे जॉब में आया परमात्मा की कृपा से, 98 के एंड से लेके तो 99 में, और बड़ा फैबुलस जॉब में आज भी है। बड़ा नेम एंड फेम, वो एनोनिमिटी के कारण मैं जॉब को ओपन नहीं कर रहा। और क्या भाई साहब, मजा लेना, गाड़ियों में घूमना, सिगरेट के छल्ले उड़ाना, बियर खोलना, चाहे जिसको जो है चमका देना, धमका देना। तो कोई कुछ अपना बिगाड़ नहीं सकता है, बाल बांका नहीं कर सकता। वो चीज ही ऐसी है अपने से बड़ा कोई नहीं। तो ये ग्रैंडियोस जो नेचर था ना मेरा, ये शराबीपन से ही रिलेटेड है। ये जो शुरुआत हो रही है अभी 1999 में, तो वो आधी बियर पीना या एक क्वार्टर खरीदना और उसको 2 ढक्कन, बहुत डरता था मैं शराब से, बहुत डरता था। बियर थोड़ी बहुत हिम्मत करके पी भी लेता था, आधी बियर। तो एक क्वार्टर को जो है करीब मैंने 2 साल तक, 1.5 साल तक ढक्कन में डाल के पिया। 2 ढक्कन डालिए, इट्स इनफ फॉर मी। और ऐसा करीब 1.5-2 वर्ष तक चला। लेकिन 2-1 साल बाद स्थिति ये हुई कि वो जो एक क्वार्टर था, महाराष्ट्र में उधर निप बोलते हैं, वो फिर शाम को एक लगने लग गया। गजलें गाना, स्टोरी राइटिंग करना, दोस्तों से फोन पे लफासी किया करना। और एज यूजुअल जैसा कि शराबी के साथ है ना, जैसे क्या होता है कि शादी होती है ना जैसे लड़की की, तो 4-5 बर्तन जो है वो परिवार देता है उसको शगुन के रूप में। ऐसे ये बीमारी है ना, मेरे को जैसी लगती है तो ये 4-5 चरित्र दोस्त लेके ही आती है साथ में। तो एक ग्रैंडियोसिटी मैंने जैसे बताया, शुरुआत वो अकेलापन लेके आता है साथ में, जो हूं नहीं वो बनने का प्रयास करना, कवि बन रहा हूँ या गायक बन रहा हूँ। जबकि नॉर्मली मैं शराब नहीं पीता था तो दिन भर तो अच्छा रहता था, लेकिन पीने के बाद से ये कुछ परिवर्तन ऐसा हो जाता था मेरी सोच के भीतर कि मेरे भीतर से कुछ और निकलने लग जाता, जो मैं नहीं हूँ वो निकलता था। अब वो कौन था मुझे नहीं मालूम, धीरे धीरे आ रहा हूँ।
तो ये है मेरी सोच का भाग, जो असामान्य बोल रहे हैं डॉक्टर सिलकुआ। तो अभी तो एक ही क्वार्टर पे आई थी बात, लेकिन 2004 और 2006 तक 2 क्वार्टर शाम को लगने लग गए। और क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन था शुरू से, तो एक्सरसाइज का भूत चढ़ा, जैसे सिलकर साहब को चढ़ता है। बिलियर्ड्स वो खेलते हैं, वो गोल्फ, तो हमें भी चढ़ गया एक्सरसाइज। तो शराब पीकर ही एक्सरसाइज किया करता था, फेसबुक पे फोटो डालना, शराब पे भी डालना, डोले शोले दिखाना। एक दो गर्लफ्रेंड भी थी, तो कभी कभार उनके फोटो भी डालना। देखो ये आया अब तीसरा बर्तन ना मेरे को दहेज में मिला है, इस शराबीपन रोग ने तीसरा दिया, लड़कियां। ये एक नया शौक, ये भी ग्रैंडियोस एज वेल एज वासनाओं से पीड़ित हो जाना। ये असामान्यता आती जा रही सोच में। और 2010 तक ये स्थिति आई कि अब एक बोतल शाम को खरीदना पड़ती थी कि यार ये रात के 1 बजे तक पीना है मुझे, और शाम को 7 बजे मैं दरवाजा बंद कर देता, बाहर से ताला लगवा देता था कि कोई भी आए तो बोल देना सर है नहीं, और जो कुछ करना बाहर ही करते ना, मैं यहाँ मेरे को अब सुबह उठाना है, तो फालतू मेरा दिमाग नहीं चाटना। ये भाई साहब मेरा चौथा बर्तन आ गया, स्वार्थीपन, सेल्फ सेंटर्डनेस यहाँ आ गया ना। शराब के लिए अब मैंने अपने जॉब को लात मार रखी है। अब भाड़ में जाए जनता, अपन तो अंदर है, अब हमें ढूंढ रहे हैं लोग, अब हम मिलने नहीं वाले हैं आपको। ऐसे करते करते 2013 आया भाई साहब, तो 1.5 बोतल के आसपास हो गया। अब स्थिति ये निर्मित हो गई थी कि मैं जो शाम की शराब थी ना, वो मेरी सुबह भी हो गई थी। और 4 बजे से जो थोड़ी बहुत और बच जाती थी, तो उसको पीना पड़ता था कि यार क्या करूं, टाइम पास नहीं हो रहा यार। मोनोटनी फील होती थी, एक नीरसता सी महसूस होती थी, क्या करूं, है ना, पैसा रखा हुआ है, एसी चल रहा है, गाड़ी दो दो खड़ी है, सबॉर्डिनेट घूम ही रहे हैं आसपास। तो ये ऐसे 5वें 6वें बर्तन आप खुद ही जोड़ते जाना है, डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर, मेरे असामान्यता। तो ये आते जा रहे हैं, और धीरे धीरे 14-15 का समय आया, तो 15 की बात थी, 2015 की, 2 बोतल पर पहुंच गया था मैं। और मॉर्निंग की बात थी, मैं सो के उठा, और जैसे ही उठा वैसे ही मुंह के बल गिरा जमीन पर धड़ाम करके। मैंने कहा, यार ये क्या हो गया। अच्छा, मुझे बोल रहे थे दोस्त लोग, परिवार वाले, कि यार कुछ आपके कपड़े ढीले पड़ गए हैं, ये यूनिफॉर्म अच्छा नहीं लग रहा अब आप पे ना, वो फिटनेस नहीं है। तो मैं उनको नजरअंदाज कर रहा था। तो परिणाम ये आया भैया कि सीधे मुंह के बल गिरा। तो मैंने मेरा एक सबॉर्डिनेट को फोन लगाया, मैंने कहा यार मैं जल्दी आ तू मेरे पास। अच्छा, वही बेचारा शराब भी लाता था, सारी व्यवस्था उसके पास थी, मैनेजमेंट ऑफिसर वही था मेरा। अच्छा, मैं क्या सोचता था कि सिर्फ इसको ही मालूम है कि मैं शराब पीता हूँ, नॉनवेज खाता हूँ, जबकि सबको पता था, पूरा एरिया जानता था कि मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन ये मेरी क्लोज माइंड है। शराबीपन का एक और लक्षण है, मैं कुएं का मेंढक हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ बस एक जो कुआं है ना, यही सब कुछ है, दुनिया है, यही है। तो वो आता है, और फिर उसने मुझे डॉक्टर सजेस्ट किया कि सर चलते हैं वहां पे। तो मैंने कहा चलो यार। मैंने कहा यार वो डॉक्टर, अरे बोले नहीं सर आपकी हालत अच्छी नहीं है, चलो आप। बोला मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, अब तो आपको चलना पड़ेगा। तो गया भैया डॉक्टर के पास। अब वो डॉक्टर एल्कोहलिज्म के बारे में कुछ जानता तो नहीं था, सरकारी डॉक्टर था, पर उसने बड़ी अच्छी बात मुझे बोली कि आपको शुगर भी है, और आपको टेस्ट कर लिए थे उसने मेरे, इंस्टेंट तत्काल, हाई बीपी भी हो रहा है, तो कितनी पी जाते हो। तो मैंने कहा बस 1-8 क्वार्टर सुबह पी लेते हैं, 1-8 शाम को। अरे यार बोले तुम्हारी आंखें और चेहरा बता रहे, क्यों झूठ बोल रहे हो इतने बड़े अधिकारी होते। अरे मैंने सॉरी सर। अरे नहीं नहीं, सच बोलो। तो मैं फिर भी झूठ बोल रहा हूँ ना वहां पे। अरे सर शाम को 2 पीता हूँ, एक सुबह पीता हूँ। तो बोला देखो अब ये तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारे साथ है,
लेकिन अब ये स्थिति आपकी नहीं है, थोड़ा समझ जाओ और छोड़ छाड़ दो अब, क्योंकि आपको हाई बीपी भी है और शुगर भी है अब। तो मैं कुछ दिनों तक जो है डर के मारे शराब नहीं पिया। अच्छा, आप गौर से देखेंगे ना, डॉक्टर सिल्कवर्थ ने भी ऐसा डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर बिल डब्ल्यू का निकाला है कि तू स्वार्थी और मूर्ख तो है ही, ऐसा बोला है। बीमार इंसान तो है ही है, डिसीज के बारे में बताया है डॉक्टर सिल्कवर्थ ने बिल डब्ल्यू को। स्वार्थी और मूर्ख बोला, आप गौर से देखिएगा कभी बिग बुक में। तो ऐसे ही वो डॉक्टर ने मुझे बोल दिया, यार ईमानदार हो तो देख लो यार, मतलब सीधी बात में बेईमान था। मेरा डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर वो सरकारी डॉक्टर बता गया, लेकिन मैंने उसको हल्के में लिया और एक दो बार मेरे बुरी तरह शराब में झगड़े भी हो गए, पॉलिटिकल इश्यूज बन गए और ट्रांसफर हो गए और उज्जैन के आसपास पोस्टेड हुआ। नोटबंदी का समय था, फिर भाई साहब वही चला सिलसिला, एक बोतल सुबह, एक बुलाना नहीं, एक बोतल शाम को बुलाना, 24 घंटे का शराबी। अब देखिएगा 1998 से अभी 2016 तक मैं आ गया हूँ। एक तो शराब की बढ़ती हुई मात्रा और ये सोच के बदलाव मेरे, ये असामान्य है। तो ये जो बढ़ती हुई शराब है, डॉक्टर साहब का ये कहना सिल्कवर्थ का कि यही बीमारी है, यही एलर्जी है, फेनोमेना ऑफ क्रेविंग, जिसको आप एलर्जी बोल सकते हैं। कि जब भी मैं पीता हूं तो नियंत्रण से बाहर पीता हूं, कंट्रोल से बाहर। अच्छा, मेरे जैसे शराबी करता क्या है, जो मैं भी ऐसा ही करता था, इलाज कराने वालों को या जो मुझे से उड़ने के लिए बोला करते थे, चाहे फिर वो पत्नी हो या कोई वेल विशर हो मेरा, तो पूछते थे मुझसे कि भाई तू कंट्रोल करके क्यों नहीं पी पा रहा है। तो एज यूजल मेरा प्रश्न यही रहता है, यार मेरे समझ से बाहर है यार, तुम्हारा ये प्रश्न मेरे से करो मत, तुमको रियलिटी कुछ पता नहीं है। मेरा जवाब ऐसा है, कोई मुझसे संतुष्ट नहीं होता। अरे यार, मैं खुद संतुष्ट नहीं था यार, मेरे बहाने ऐसे होते थे। ये बात एग्जैक्टली डॉक्टर सिल्कवर्थ लिख रहे हैं बिग बुक में कि अगर आप ऐसा बोल भी रहे हैं तो कुछ हद तक माना जाएगा कि आप सही हैं, लेकिन आपको ये मानना ही पड़ेगा कि आप शारीरिक तौर पर बीमार हैं, शरीर बीमार है आपका। मेरे ऐसे शराबी का बीमार शरीर लेके मैं चल रहा हूँ, जिसमें कोई केमिकल लोचा हो गया है। शराब का पहला घूंट ही मेरे लिए घातक हो जाता है और फिर वो मेरे को जीने नहीं देता है ना, वो पीने ही देता है बस, वो पी पी के मर जाने की ओर लेके जाता है। और इसलिए मैं रेस्टलेस, इरिटेट, डिसकंटेंट भी रहता हूँ। तो दूसरा क्या था कि जो मेरी समस्याएं थी ना, वो बढ़ने लग गई थी। अब मैं एक डंबल भी उठाने के काबिल नहीं था। वो सारा जो एक्सरसाइज का सामान था वो सब क्या मालूम कहाँ चला गया था। अब उनकी जगह दारू के जो बॉटल और क्वार्टर हुआ करते थे ना, उनने ले लिया था वो स्थान। तो ये ऐसा एक बढ़ता हुआ रोग, प्रोग्रेसिव डिजीज, साथ में एलर्जी का कॉन्सेप्ट, जो मेरे को डॉक्टर सिल्कवर्थ समझाते हैं। और ये जब मैंने स्पॉन्सर लिया था ना, तो उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया था, क्योंकि वो भी एक पुराने शराबी, तो उन्होंने भी ऐसे ही मुझे समझाया था कि देख लो यार, मेरी भी शराब ऐसी बड़ी थी, तुम्हारी भी बड़ी है, तुम भी नियंत्रण से बाहर हो, गए भी नियंत्रण से बाहर हो। लेकिन आज तो मैं शराब से दूर हूँ। तो मुझे जो है शुरुआती समय में 15-16 में अब ये झटके लग गए थे जो, इनसे मैं डरा हुआ तो था, लेकिन मानने को राजी नहीं था। अच्छा, मेरे को ए का कोई मैसेज भी नहीं मिला है अभी ना। और 17 से 18 के बीच में, बल्कि 19 से अप्रैल मई तक मैं कहूँ, करीब 2.5-3 साल का ये जो पीरियड आया सर, ये सर ऐसा आया कि मुझे इंदौर के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाना पड़ा। तो करीब 10 बार आईसीयू में गया मैं, और 8-10 दिन से ज्यादा अंदर रहता था हॉस्पिटल में, आईसीयू में। उसके बाद फिर मैं वार्ड में शिफ्ट होता था। और मुझे अच्छे से याद है कि डॉक्टर ने मुझे बोला था कि लास्ट टाइम मेरा जो एडमिशन था 18-19 का, उन्होंने बोल दिया था कि यार अब आपका वजन भी
बहुत कम है, 38 kg बचा है, और लीवर भी यार सिरोसिस हो गया है। तो ये वर्ड में पहली बार ही सुना था डॉक्टर से कि क्या क्या होता है सर ये। अरे बोले दिखाता हूँ आपको, रुको। तो वो व्हील चेयर बुलवाई डॉक्टर ने और मेरे को वो स्क्रीन रूम में लेके गए। तो वो स्क्रीन पे हमने दिखाया पहले लीवर का, तो मैंने कहा ये तो सही तो है। बोले क्या बायोलॉजी के स्टूडेंट हो क्या? मैंने कहा नहीं नहीं। बोले ये तो नॉर्मल लीवर है, अभी आपका दिखाता हूँ। तो उसने फिर जो है बड़ा स्क्रीन करके मेरा लीवर दिखाया, तो वो यार एक पत्ता गोभी की तरह मुझे दिखा। मैं बोला ये क्या? बोलता यही लीवर है। बोले ये फूल गया है। और उसने जूम किए और दिखाया, बोले देखिए इसके भीतर से ये खून रिस रहा है, अंदर से खून टपक रहा है। बोले और बोले ये आपकी आंतों की ओर जा रहा है। बोले इसलिए आपको सुबह उबकाई आती है, अब आप खाना भी नहीं खा पाते हो, और ये लीवर पूरी तरह आप फटने को तैयार है। अब आप जब भी पियोगे तो या तो बर्स्ट होएगा और आपकी मौत हो जाएगी। और बोले आप मेरे बड़े अच्छे ग्राहक हो, ऐसे ही बोला। बड़ा पैसे कमाने के मामले में बड़ा ईमानदार डॉक्टर था। वो बोलता है अच्छे ग्राहक हो आप मेरे। पर बोले आप मुश्किल है आपका, 2 महीने जिंदा रह जाओ तो बड़ी बात, छोड़ दो अब तो इसको। अच्छा वो उसको भी नहीं मालूम है, अगर पता भी हो तो नहीं मालूम था कि एल्कोहलिक्स एनोनिमस या डिसीज के बारे में वो मुझे बता सके, जबकि बहुत रिनाउंड हॉस्पिटल है, इंडिया में जाने माने हॉस्पिटल्स में आता है मेदांता हॉस्पिटल। तो अब वट एवर जो भी हो, भगवान उनको डॉक्टर को सद्बुद्धि दे, मैंने क्या बोल सकता हूँ उनको। साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी चल रहे थे वहीं। वो 50 प्रकार के प्रश्न पूछता था आके मुझसे, मनोवैज्ञानिक। जो 5 प्रश्न तक तो मैं इसके जवाब दे देता था, उसके बाद मैं बोल देता था यार ये फालतू प्रश्न मेरे से करो मत। तो वो थोड़ी देर तो मुस्कुराता था डॉक्टर, फिर भी 2-4 प्रश्न और कर लेता था और वो अपनी फीस जमा लेता था और चला जाता था। तो यहाँ पर फिर मुझे बिग बुक की याद आती है कि मेरे इलाज करने वाले डॉक्टर्स के साथ या मेरे वेल विशर्स के साथ या मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ भी मैं सत्यता को नहीं बताता। इस बीमारी का सबसे खतरनाक पहलू है ये। उनको भरोसा नहीं होता मुझे, और मैं छुपाए हुए बैठा रहता हूँ कि मुझे कोई समस्या है। तो जो आखिरी मेरा एडमिशन था हॉस्पिटल का, वो बहुत भयानक था, और उसका वीडियो भी है जो मेरे को एडमिट किया था। और करीब 5 कार्टून मेरे इलाज के रखे हुए थे, बिल और इलाज के। तो 3 कार्टून तो मैंने 3 एक साल पहले जला दिए, 2 कार्टून अभी भी हैं। वो इसलिए रख रखे हैं कि वो उसको देख के मुझे याद रहता है कि मैं एक शराबी हूँ और मेरा जीवन अस्त व्यस्त, भूल नहीं पाता हूँ मैं बीमारी को। तो यहाँ पर मुझे ये मेरी लाइफ स्टोरी से जो ये अब शरीर से भी जा चुका हूँ, सोच से भी जा चुका हूँ, और अब जिंदा रहने के लाले पड़े हुए हैं कि जिंदा भी रह पाएंगे कि नहीं। अब इस दौरान हो क्या रहा है कि जो सरकारी जॉब है उससे मैं सस्पेंड कर दिया गया हूँ, और वर्क प्लेस पे मेरे फोटो वीडियो भी वायरल हो गए हैं। और एक समय जो मैं डिपार्टमेंट का सितारा हुआ करता था, नाम चलता था जो, अब उसकी जगह बदनामी के वीडियोज और फोटोज मेरे प्रसारित होने लगे। और अब मैं लिटरली डस्टबिन था डिपार्टमेंट के लिए। मुझे कोई भी ऑफिसर पसंद नहीं करता था, और मैं अपने आप को अब लाचार स्थिति में पाता था और एक आत्मदया की स्थिति में पहुंच गया, सेल्फ पिटी मोड में। और 2 बार सुसाइड करने का प्रयास किया, दोनों बार बच गया परमात्मा की कृपा से। एक बार बच्चे ने बचा लिया, एक बार एक अंकल से मेरे, उन्होंने बिल्डिंग पे से पकड़ लिया था, नहीं तो मर गया। जीने नहीं देता है ये रोग। और जीवन में एक समय ऐसा आता है कि शराबीपन ही सामान्य जीवन लगने लग जाता है, कि शराब ऐसे ही पी जाती है और ऐसे ही जीते। इंदौर की सड़कों पे मैं आवारा पागल की तरह घूमता था,
एक टी शर्ट, एक लोअर, एक शॉल, बस ये मेरा पहनावा होता था। इससे मेरी पहचान होती थी। मेरी पत्नी जब ढूंढने निकलती थी तो वो पूछती थी, पुलिस वैन दिखते थे तो, अरे भाई साहब वो दिखे क्या, सर दिखे क्या? हाँ हाँ, उधर चले जाओ। तो वो मेरे ढूंढने के स्थानों को मेरी पत्नी ने पहचान लिया था। और जैसे मान लीजिए पुलिस वैन नहीं दिखी, कोई पब्लिक वाला दिखा, तो वो हुलिया बता के पूछती थी कि कोई शॉल ओढ़े हुए, चप्पल में, लोअर टी शर्ट में, कोई गया क्या गंदा सा पहने हुए इधर से। मजबूरी है उसकी, करे क्या वो मेरी पहचान बताएगी कैसे? वो ऐसे ही बता सकती है ना। वो अपने पति को बेइज्जत करना नहीं चाहती है, लेकिन बताती ही ऐसे है। एक फोन आया मेरा। हेलो। बड़ा इम्पोर्टेंट कॉल है बाबा, ईश्वर की इच्छा। तो वो मेरी जो पत्नी है ना, उसकी मजबूरी है कि वो ऐसी पहचान बता के मुझे लोगों से ढूंढवाती है। और फिर वो लाती है लगेज की तरह मुझे कार में भर के पीछे, फिर वही हॉस्पिटल ले जाना, एडमिट कराना। तो ये सिलसिला जो है अब मौत की ओर लेके जा रहा है। मुझे पत्नी को भी मैसेज कहीं से आ गया, और उस मैसेज में उस पत्नी ने मुझे बोला कि मैंने पेपर में पढ़ा है यहाँ कहीं काउंसलिंग होती है, कोई ये प्रोग्राम है, बोले वो चलो वहाँ लेके चलूंगी। तो मैं उसको 25 प्रकार की गाली बक दी। मैं इतना बड़ा अधिकारी, ये वो तो मुझे बोल रही है, और ऐसा वैसा, मैं लोगों की काउंसलिंग करता हूँ, ये सब लफासी। और वो मैंने सिरे से नकार दिया 16-17 में। तो 3 साल भुगता मैं, 19 तक। मौत आ गई जब, और जब कहीं का नहीं रहा, तो मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे, सारे नॉन अल्कोहलिक थे। उन लोगों ने डिसीजन लिया कि इसको क्यों ना हम डी एडिक्शन सेंटर में लेके जाएं। तो वो वहां मुझे, मेरे दोस्तों ने, मेरी वाइफ ने एडमिट कराया, और वहां पे ये बीमारी का कॉन्सेप्ट मुझे मिला कि यार मैं एक शराबी हूँ। तो लंबे समय तक शराब पीने के कारण मेरा शरीर और मेरी सोच ये असामान्य हो गई है, और अब मैं जीवन में कभी शराब नहीं पी सकता हूँ। और मुझे अब एल्कोहलिक्स एनोनिमस नाम की इस संस्था में 12 कदमों के इस कार्यक्रम को जैसा बताया गया है वैसे लेना है, तो मैं शराब से मुक्त हो सकता हूँ। ऐसा मुझे इनिशियली समझाया गया। बाद में फिर जब मैं धीरे धीरे बिग बुक की ओर बड़ा, स्पॉन्सर लिया, तो पता चला कि डॉक्टर सिल्कवर्थ भी बोल रहे हैं कि कोई तेरा मजाक भी उड़ाए ना तो चिंता मत करना, ये किताब को पूरी पढ़ लेना। ऐसा मुझे उन्होंने बताया। तो मैंने अपने आप को यहाँ पहचाना, सब वक्त के दौरान भी पहचाना। बड़ी कृपा रही कि जैसे सेंटर से बाहर निकला, स्पॉन्सर ले लिया, तो अब मेरे जीवन में जो शक्तियों का प्रवेश था, पहली शक्ति मेरे दोस्त बने, मेरी पत्नी, पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ। क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं कुछ सोच पाऊं,
कुछ कर पाऊं अपने से। अब मैं असहाय हूं और मानवीय सहायता से दूर हूं। आप देख रहे हैं मेरी स्थिति, क्योंकि डॉक्टर ने पहले हाथ पैर ऊपर कर दिए कि भैया आप तो जाइए, 2 महीने के मेहमान। तो जो सबसे बड़ी मानवीय सहायता थी डॉक्टर वाली, वो उससे तो खत्म ही हो गया है मेरा खेल। फिर ये दोस्तों ने, मेरी पत्नी ने, पावर जो है इनके पास थी सोचने समझने की, सही और गलत के बीच में डिसीजन लेने की, इन लोगों ने लिया। वो मुझे वहां लाए, बाहर आया, फिर मुझे आप भाइयों की मीटिंग्स मिली। बड़ा आभारी हूँ, शुरू से ही ऑनलाइन मीटिंग मिली मुझे, और नागपुर स्पेशली वो पायनियर ग्रुप, और ये अपना सुबह चला करता था, अब नाम चेंज हो गए इनके ग्रुप्स के। इसमें मैं शिरकत करने लग गया, मीटिंग में बैठने लग गया, और एमपी के भी मीटिंग्स करने लग गया जो ऑनलाइन चलते थे। एक बीमारी कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर होने लग गए, और यहाँ से मुझे और पावर मिलती गई। मीटिंग मेरी पावर बनने लग गई, मेरे से बड़ी शक्तियां। और जैसे ही आप लोगों ने बताया कि जब भी मैं किसी पुराने शराबी के साथ इस कार्यक्रम को लूंगा तो मैं ठीक हो सकता हूँ, क्योंकि वो इस समस्या से सुलझ के आया हुआ है। अब वो उलझा हुआ नहीं है, वो मेरी तरह, वो सुलझा हुआ है। तो यहाँ मैं ओपन माइंड हुआ कि अच्छा, इसलिए हो गया कि अब मरने की स्थिति थी ना, भाई लीवर खत्म है, पैसे है नहीं, कर्ज में डूबे हुए हैं, मकान की ईएमआई भरने के पैसे नहीं है ना, बच्चों की फीस भरने के पैसे नहीं। ये स्थिति निर्मित है। दोस्त लोग जो है पैसे इकट्ठे करके मेरे घर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि भाई नीरज का घर चलवाना है, आप परेशान है, वो बीमार है। उनको नहीं मालूम कि ये रोग से पीड़ित है, अल्कोहलिज्म से। वो तो केवल एक मानवता की मिसाल है वो लोग, कि वो मेरे को मदद कर रहे थे। और वो पावर जो है धीरे धीरे मेरे जीवन में काम कर रही थी, और उस पावर के कारण मैं जो है आपकी मीटिंग्स के कारण मैं ओपन माइंड होता गया, विलिंग होता गया, और मैंने एक स्पॉन्सर ले लिया। अब ये मेरे से बड़ी शक्ति कन्वर्ट होती जा रही है। और फिर तो जीवन ही बदल गया भाई साहब। जैसे ही स्पॉन्सर लिया, तो जैसे ही उसने समझाया मुझे, तो क्योंकि मुझे इनिशियली बीमारी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे थे, 4-5 महीने सोबर था मैं, 4 महीने 5 महीने। तो ये एलर्जी कॉन्सेप्ट डॉक्टर का मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं दिया, क्योंकि मेरा जो पीने का इतिहास बता रहा है कि अब मैं बहस नहीं कर सकता हूँ। अब मेरे पास बहस करने के लिए तर्क है, करने के लिए स्थान नहीं है। अब डू और डाई, या तो पी के मर लूं, या आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने के लिए स्पॉन्सर की बात मान लूं। और मैंने वही किया, कोई रास्ता नहीं था। जैसे कि एग्नोस्टिक में बोल रहे हैं वो लोग कि या तो नीति बना लो कि मरना है, या फिर आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त कर लो। तो मेरे पास विकल्प नहीं था ना, वो ये आसान विकल्प मेरे लिए यही था कि मैं स्टेप वर्क करूं। ये पावर, अपने से बड़ी शक्ति मेरे जीवन में ऐसे प्रवेश करी, और ज्यादा स्टेप 1 को मुझे लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई, क्योंकि ये स्टेप 1 मेरा शराबी करा बैठी। पिछले 20-25 साल का अगर मैं देखता हूँ मेरा इतिहास पीने का, तो ये इतिहास बता रहा है कि मेरा जीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त है। शरीर से ही खत्म हूं, तो अब क्या, हाथ पैर काम ही नहीं कर रहा है, सोच काम नहीं कर रही है, जेब में पैसे नहीं है। ए में जब आया था मुझे अच्छे से याद है, 10 रुपए थे। पहली फिजिकल मीटिंग में मैं जब गया था, 10 रुपए जेब में थे। 5 रुपए किटी बॉक्स में डाले थे छुपा के, कि कोई देख तो नहीं रहा। इतना घबराया और डरा हुआ, और अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता हुआ। लेकिन परमात्मा की बड़ी कृपा हुई, आप लोगों की शेयरिंग्स में, ओल्ड टाइमर्स के जो है सजेशंस में, बिग बुक के चैप्टर्स में, शुरू के 4-5 चैप्टर्स ने मेरे जीवन में बड़ा बड़ा अहम योगदान दिया।
आप लोग जब बताते थे, अरे समाधान में ये लिखा है, अरे एग्नोस्टिक में ये, मैं उस वक्त पेन पेंसिल हाइलाइटर लेके बैठा करता, क्योंकि आप लोग ही समझाते थे मुझे कि जब भी आप मीटिंग में रहें, लिटरेचर मीटिंग में रहें, तो पेन पेंसिल हाइलाइटर लेके बैठे। ये पावर धीरे धीरे बनती जा रही है ना। जैसे आप स्टेप 2 देखेंगे ना, तो उसने बोला केम टू बिलीव देयर इज पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ कुड रिस्टोर मी टू सैनिटी। केम टू बिलीव बहुत अच्छा वर्ड है। धीरे धीरे विश्वास होता है, विश्वास पैदा होता है, वन डे एट ए टाइम। जब मेरे को रिजल्ट दिखने लगे ना, मैं 6 महीने सोबर हुआ, 7 महीने सोबर हुआ, ये उसी शक्ति का कमाल है जो दिखने रही बड़ी अदृश्य रहस्यमय है। रहस्यमय तरीके से ईश्वर मेरे जीवन में आ जाता। भले ही वो शुरुआती दिनों में मुझे जो दुश्मन लग रहे थे, मेरे दोस्त लोग, मेरी वाइफ है ना, वाइफ के प्रति तो इतना भयानक मेरे विचार थे। ये आ गए अंदर। तो मैं इस शक्ति के बारे में जो परिभाषित करना चाहूँ ना, तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है आभार के अलावा कि इसको मैं कैसे परिभाषित करूं। वो मेरे साथ 2 कौड़ी का व्यक्ति, एक शराबी, एक तो ब्लडी एल्कोहलिक। मैं कुछ कह नहीं सकता इस शक्ति के बारे में, मेरे पास सिर्फ आभार है। मैं हाथ जोड़ सकता हूँ, घुटने टिका सकता हूँ कि ये मुझसे बड़ी जो शक्ति है, ये मेरे जीवन में बड़े रहस्यमय तरीके से आती है। ये बड़ा रहस्य है, रिकवरी भी रहस्य है, दोनों बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है दोस्त, है ना। कभी कभी मैं मुस्कुरा देता हूँ और कभी कभी एकदम विस्मय के भाव में चला जाता हूँ दिन में, रात में, यार तू शराब से कैसे दूर है यार। साला जो है 1 घंटे नहीं रह सकता था, तेरी स्थिति ये थी कि तू शराब से दूर नहीं रह सकता था, आज कैसे दूर है, ये कहाँ से चमत्कार हो रहा है। तो ये शक्ति को पाने के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत मुझे नहीं बोलता है एल्कोहलिक्स अनोनिमस में। क्या मेरी मेंटेलिटी कुछ भी हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, या एग्नोस्टिक हो, क्या बोलते हैं उसको, आज्ञावादी हो, अगर तीनों में से मैं तो मेरे अनुभव से बोलूं, अगर एग्नोस्टिक है तो बहुत अच्छा है। और जो मैं छोटे से अनुभव में मैं पहचान पा रहा हूँ ए में आके, लगभग शराबी एग्नोस्टिक ही होते हैं। बिल डब्ल्यू साहब को देखिएगा आप, जब वो एबी से बात कर रहे हैं और एबी उनको जीसस क्राइस्ट के बारे में बता रहे हैं, वो सिरे से नकार रहे हैं कि वो एक अच्छा इंसान है भाई, और उसके जो उदाहरण है मुझे जो सरल लगते हैं वो मैंने अपना रखे हैं, और जो कठिन है वो मेरे बस के बाहर नहीं सोचा दिया। और वो अच्छा इंसान है, मैं उसको भगवान नहीं मान सकता, है ना? बड़ा क्लियर कट वो बोल रहा है, और धीरे से बोलते हैं कि मैं एक सृजनात्मक बौद्धिकता पर विश्वास कर सकता हूँ। अब ये कितना अच्छी चीज मुझे मेरे से शराबी को यहाँ मिलती है समझने को, सुनने को, कि बिल डब्ल्यू साहब मुझे बोल रहे हैं सृजनात्मक बौद्धिकता को मान सकता हूँ। लेकिन आप बोलो कि वो स्वर्ग में बैठा है और वहां से राज करता है, तो ये बस के बाहर है यार, ऐसा वो बिल डब्ल्यू एवी थेचर को बोल रहा है। तो ये एग्नोस्टिक विचार प्रस्तुत कर रहे हो, इसलिए वो थोड़ा सा संघर्ष करते हैं। लेकिन संघर्ष के बाद जो जीवन में अनुभव पाया उन्होंने ना, एग्नोस्टिक होते हुए, वो था अचानक आध्यात्मिक अनुभव का, कि जब मौत आ गई है और क्यों ना अब अपने से बड़ी शक्ति की धारणा ये भी बोल रहा है, तो कर लेते हैं बात यार, आज आवाज दे देते हैं, है क्या इस दुनिया में कोई भगवान। तो ये चूंकि ये मेरी पर्सनल शेयरिंग है, इसको कभी ऐसा ना लें कोई भी भाई कि एग्नोस्टिक होना ही जरूरी है तभी शक्ति मिलेगी। तो मैं लगभग इसी उसका था, है ना, मेरी सोच एग्नोस्टिक ही थी। शुरुआत के दिनों में बड़ा नेम एंड फेम रहा, मैं स्कूल से कॉलेज तक जो है मेरिटोरियस स्टूडेंट रहा हूँ, टॉपर रहा हूँ यूनिवर्सिटी का फिजिक्स का, है ना। एक समय फेल हो गया था, जिद जिद बनाई मैंने कि अब टॉप ही करूंगा, और भाई साहब टॉप किया। ये ऐसी जिद रहती है शराबी की, इतना हेकड़ होता है। और स्पोर्ट्स में भी जो है, टेबल टेनिस में मैं जूनियर में 6 नंबर की रैंकिंग रही है मेरी। ऐसा मेरा एकेडमिक और स्पोर्टिक करियर रहा है।
एक मिनट, 15 मिनट। तो यहाँ से देखिएगा आपकी, मेरे जैसा जो शराबी है एकड़ तो रह नहीं रहेगा, क्योंकि इसने अपने बल बुद्धि पे बड़ा विश्वास किया है और ज्ञान पे। तो जब इसको जैसी बोला जाएगा ना एल्कोहलिक्स एनोनिमस में कि यार ये जो तुमको बार बार सुबह 4 बजे सो के उठते हो और शराब पीने की याद आती है और भागते हो, ना वाइन शॉप के दरवाजे और चोरी वाली खिड़कियों पर ठकठकार मारते हो, और ये जो गमले में तुम्हारी शराब छिपी हुई है, ये कार में छिपी हुई है, लिफ्ट मैन के पास रखा हुआ है 1 क्वार्टर, ना ये चौकीदारों से उधारी ले रखी है, और ये तुम्हारे सबॉर्डिनेट जो है शराब लेके घूम रहे हैं दोपहर से लेके तो रात तक, और सुबह जब भी उठते हो। इस जुनून को यार अपने से बड़ी शक्ति हटा सकती है। अरे भाई साहब, वास्तव में बड़ा डायलेमा होता है। वो सही बोल रहा है एल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे, कि मेरे जैसा शराबी ये में आता है तो वो अस्त व्यस्तताओं को देख के और ये गंभीर हालत देख के उसको समझ में आ जाता है कि हाँ यार मैं बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ। लेकिन जैसे ही ये बोला जाता है ना कि यार ये तेरा जो पीने का जुनून है ना, ऑब्सेशन, ये तो अपने से बड़ी शक्ति हटाएगी, अरे भाड़ में जाए यार, एकदम से चिड़ भनक जाता है मेरे से शराबी। क्योंकि अस्त व्यस्तताओं की शेयरिंग सुनने में बड़ा मजा आता है, अरे अच्छा इसका भी लीवर गया, अच्छा अरे इसकी तो किडनी भी गई अपनी बच गई, मुस्कुराता है मेरे ऐसा शराबी सुन सुन के। लेकिन रियलिटी कुछ और होती है ना। दरअसल में मेरे जैसा जो शराबी है ना, वो अपने ज्ञान पर, अपनी आत्मनिर्भरता के फंडे पर अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है, ये सोच के कि अब क्या शराब छोड़ने के लिए इन बेवड़ों की बात मेरे को सुनना पड़ेगी, और ये जितना मैंने पढ़ा लिखा था स्कूल कॉलेजेस का वो नॉलेज मेरा काम नहीं आएगा, अब इनके सुनूं मैं। तो यहाँ पे जो अपने से बड़ी शक्ति नीचे बैठी रहती है वो रहता है स्पॉन्सर, ओल्ड टाइमर। वो धीरे से ना पिन करता है मुझे, अरे यार तेरे जैसा मैं भी था, ठीक है तू आया है तो तेरी ऐसी सोच है ना, तो ठीक है तेरे ऐसी सोच के कई आए यहाँ पे है ना, और कई आके निकल भी गए, और आज भी वो तेरी जो सोच है वो यहीं बैठी रह जाएगी, क्लोज माइंड है तू। लेकिन ये परमात्मा वाला जो रिंग है ना, रिंग मास्टर वही है। तो एल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो है ये इतना बड़ा रिंग है, तो अपने से बड़ी शक्ति का, ये मेरे से के 2 कौड़ी के कई आते हैं इसमें, है ना, बहसबाजी करते हैं शुरुआती दिनों में, एड़ियां रगड़ते हैं, पंजे रगड़ते हैं, अपने पिछवाड़ा रगड़ते हैं, धक्के खाते हैं, और कभी विलिंग हो जाए ओल्ड टाइमर को सुन के स्पॉन्सर लेके, तो वो शक्ति को पा बैठते हैं बड़े रहस्यमय तरीके से। अच्छा मैं भी नहीं बोल सकता क्लियर कट कि कब कहाँ कैसे मेरे जीवन में ये अपने से बड़ी शक्ति प्रवेश कर गई थी, लेकिन अंदाजा भर लगा सकता हूँ, क्योंकि सेंटर में मुझे देखिए एक काउंसलर था, बड़ा अच्छा काउंसलर, ईश्वर की कृपा से वो बाद में मेरे स्पॉन्सर भी हुए। क्या मेरा हाथ फ्रैक्चर था उस समय, वो भी हमारी कारगुजारियों से हुआ था, किसी ने किया नहीं था, वो हमने कांच तोड़ने का प्रयास किया था ना, जंजीर के अमिताभ बच्चन बन रहे थे हम, तो वो हाथ फ्रैक्चर हो गया था। तो मैं पड़ा हुआ था बिस्तर पे, तो उस वक्त मैं बिग बुक पढ़ा करता था, तीसरा महीना चल रहा था मेरा तब। तो उस काउंसलर ने आके मुझे टच किया कि क्या बात है यार, आजकल तुम बोले माँ बहन नहीं कर रहे हो सेंटर में, किसी की किसी को गाली नहीं दे रहे हो, और आजकल ये किताब विताब पढ़ रहे हो, क्या हो गया तुम? क्योंकि वो काउंसलर बड़ा अच्छा था, मुझे अच्छा भी लगता था वो, तो मैंने बोला उसको, बोला कि अरे सर अच्छा लगता है इसको पढ़ने। बोले हाँ मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ तुम्हें, 15-20 दिनों से, कि जो बाकी लोग भी हैं बोले उनके साथ भी तुम बातचीत करते हो, जिनकी हालत खराब है उनसे मिलके बात करते हो, पूछते रहते हो, ये बदलाव कहाँ से आ रहा है? मुझे नहीं मालूम। तो अब मैं कैसे बोल दूं कि मेरे में बदलाव कहाँ से आया, ये अपने से बड़ी शक्ति कहाँ से प्रवेश कर गई? कोई भी नहीं बोल सकता, मैं तो बोल ही नहीं सकता, कोई और बोल दे तो बोल दे। तो अपने से बड़ी शक्ति का प्रवेश जैसे ही होता है, उसके लिए मुझे जो मेन इंग्रेडिएंट है ना, वो है ओपन माइंड होना। मेरे को अपना दिमाग खुला रखना बहुत जरूरी है। और जैसा ये
प्रोग्राम बताया गया पावर को पाने के लिए, अपने से बड़ी शक्ति को पाने के लिए, स्पेशली मैं विलिंग हूं कि नहीं, कि मुझसे बड़ी कोई शक्ति है कि नहीं, यही बहस तो हो रही है। एल्कोहलिक्स एनोनिमस में, एल्कोहलिक्स एनोनिमस की स्थापना भी नहीं हुई है, बिल डब्ल्यू एबी थेकर के बीच में बहस इसी बात की चल रही है। वो दोनों बचपन के दोस्त हैं, वो बोला जा रहा है कि भाई यार तू मान ले, मैं 3 महीने से सोबर हूँ, जेल जाने वाला था, मजिस्ट्रेट ने मुझे माफ कर दिया, लोगों ने मेरी गवाही दे दी जाके। वो मानने को राजी नहीं है, बहस चल रही है। वो जीसस क्राइस्ट को नहीं समझ रहा, वो सबको हवा में उड़ा रहा है बिल डब्ल्यू। लेकिन जाते जाते ईश्वर की ही कृपा कहूं मैं तो, कि एबी थेकर के मुंह से एक बड़ी ग्रेट लाइन निकली, माइल स्टोन बोलूं मैं जिसको, वो था कि तू अपने से बड़ी शक्ति की धारणा क्यों नहीं बना लेता यार। अरे वाह, तो बस यही फेल हो गया मेरे साथ भी, क्योंकि मैं सेंटर में सबको कोस रहा था, सेंटर से बाहर आके भी कोस रहा था कि यार इन लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया यार। पत्नी स्पेशली, 2-3 दोस्त थे, एक लेडी भी थी दोस्त मेरी, सांस्कृतिक थे सब, इनका वहीं से मर्डर करने का प्लान था मेरा। तो पहला टारगेट पत्नी थी कि पहले इसका करूंगा, फिर बाद में ये 2-3 और हैं। ऐसी स्थिति मेरी जैसी शराबी की हो जाती है और एकदम से एक बदलाव आता है, जैसा कि रोलैंड को बोल रहे हैं डॉक्टर कार्ल यूंग, कि मैं तुम्हारे भीतर उस प्रक्रिया पे काम कर रहा हूं जो प्रक्रिया अन्य शराबियों पे भी काम कर रही है, लेकिन तुम पे काम कर नहीं पा रही है। तुम्हें एंटायर साइकिक चेंज की आवश्यकता है, तुम्हारे पूर्ण मानसिक बदलाव को। यही बात डॉक्टर सिल्कवर्थ ने कंफर्म की है, उसका टेस्टामेंट वही दे रहे हैं। हालांकि एलर्जी कॉन्सेप्ट तो जरूर दिया डॉक्टर ने, लेकिन जो उन्होंने कहा पुराना शराबी लंबे समय तक शराब पीने का जो लिख के दिया, ये मैं अपने आप में मानता हूं कि टेस्टामेंट, कि ये इसका शरीर और सोच दो है असामान्य। तो ये जो मर्डर की मैं बातें कर रहा हूँ, ये असामान्य सोच में, क्रिमिनल एक्टिविटीज, प्लानिंग करना, मारने वाले को जो है इतनी सजा नहीं है जितनी प्लानिंग वाले को। मैं करवा भी सकता था, ऐसे भी प्लान कर रखे थे मैंने, तो मैं नहीं कर पाया तो करवा दूंगा। तो ये असामान्य सोच का उदाहरण मेरी बीमारी का, फिर मेरे जीवन के अस्तित्वताओं का, और ये स्टेप 2 के कुछ ऐसे उदाहरण मैं आपको बताऊं कि मुझे अच्छे से याद है, उस परमात्मा की बड़ी कृपा। में नहीं आया था मैं, और 39 टैबलेट्स मेरे को खाने पड़ते थे टोटल, शेड्यूल में थे, डॉक्टर ने लिख रखे थे, 13 सुबह, 13 दोपहर में, 13 रात को। और डॉक्टर ने बोल ही दिया था 2 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहोगे, तो मजबूरी भी थी वो टैबलेट लेना। तो वाइफ मेरे साथ ही थी और मैं सेटिंग करके फिर से जॉब में आ गया था। वो ऑफिसर्स बड़े दयालु थे, उन्होंने मुझे फिर से जो है बहाल करके पोस्टिंग भी थी। और उस रात अच्छा पानी गिर रहा था, तो वाइफ तो साथ ही रहती थी, हमेशा मेरे को छोड़ती नहीं थी। लेकिन उस रात मैंने उसको बहाना दे दिया कि अरे यार तू रहने दे, आज बारिश बहुत हो रही है, मैं नाइट पेट्रोलिंग करके आ जाऊँ, तू परेशान मत हो। और वो जो है वो रुक गई, और इस दौरान मैं पेट्रोलिंग के बहाने था जरूर, लेकिन 1-1.5 घंटे में रात के 1:30 बजे तक ही मैं इतनी पी गया कि सही मैं हाईवे पे आया। हाईवे पे पहुंच के मुझे अच्छे से आगे करीब 1 बॉटल के आसपास तो मैं पी चुका था। और हॉस्पिटल से एडमिट होने के बाद वो मेरा उस समय का वो उस पीरियड का वो पहला ड्रिंक चल रहा था, यूं कह सकते हैं अपन। और 1-1.5 घंटे में करीब मैं 1.25 बॉटल शराब पी गया। उस वक्त 4 पैकेट सिगरेट भी पिया करता था, चेन स्मोकर। तो मुझे हाईवे पे चल रहा था मैं, और बस थोड़ी ही दूर होटल थी जहाँ पे मुझे जाके रुकना था, जहाँ मेरी वाइफ रुकी हुई थी कि अब जाके मैं सो जाऊंगी। मैं तो मूर्ख बना के आई था उसको कि मैं अभी आ रहा हूँ टाइम करके।
तो हाईवे पे जैसे पहुंचा तो फिर मुझे पता ही नहीं कहाँ हूँ मैं। थोड़ा सा होश आया तो मैंने देखा कि अंधेरा बहुत है, बारिश हो रही है, तो मैंने कार का साइड ग्लास जैसे हटाया तो एक बड़ा खंबा बिल्कुल मेरे डोर पे ही चिपका हुआ था। तो मैंने उसको हाथ लगाया तो वो डोर खोल ही नहीं रहा। मैंने सोचा कि क्लीनर साइड वाला डोर खोल के बाहर निकलता हूँ। उसको भी खोला तो वो खुलने को राजी नहीं। उसको देखा खोल के तो बहुत पानी बह रहा, साइड में नाला है बड़ा सा। बोला यार अभी तो निकलना मुश्किल है और अंधेरा भी है, थोड़ी देर अभी अपन कार में ही पड़े रहो। वो ब्लैकआउट हुआ भैया। वो मैं जो कह रहा था कि मैं आराम ले लूं, तो 1-2 घंटे बाद फिर कुछ ग्रामीणों की आवाजें आई। रूरल एरिया पोस्टेड था मैं, मंदसौर जिले की बात है। तो कुछ ग्रामीणों की आवाज आई और मेरे को जो है डंडा, मोटे मोटे बांसों के जो डंडे होते हैं उससे धकाया जा रहा था सीट पर से। तो मैं उन्हें माँ बहन की गालियां बक रहा था, कौन है तुम्हारी माँ का बहन का। तो वो लोग बोले अरे अभी तो जिंदा है जिंदा है। वो मालवी लैंग्वेज में बोल रहे थे। मैंने बोला जिंदा है, क्या बोल रहे हैं ये लोग ऐसे। फिर एक बोला अरे यार ये तो ये होटल में ठहरा है, ये फलाना साहब है। बोले वो होटल वाले को बुला के लाओ जल्दी। बड़ी कृपा है, देखिए अपने से बड़ी शक्ति कि वो होटल वाला आया और उसने मुझे कैसे करके डंडे वंडे खींच के बाहर कार से पटका और मुझे जैसे लाश लेके जाते हैं ना ऐसे कंधों पे लेके और होटल में लेके गए। तो जैसे ही सीढ़ियों पे खड़ा किया तो सामने मेरी पत्नी खड़ी हुई थी। दोस्त भी नहीं था मुझे ज्यादा। तो वो होटल वाला बोला भैया सर आप पर परमात्मा की बड़ी कृपा है। बोले मैं दीदी को देखता हूँ रोज प्रार्थना करती हैं, ध्यान करती हैं, ये इनकी ध्यान प्रार्थना से बच गए हो सर आप। नहीं तो बोले मेरा तो बचपना गुजर गया, मेरे ही खेत है जिसमें आप 11 के भी लाइन से चिपके हुए थे। वो खंबा सर बोले चट चट आवाज दे रहा है, यहाँ पे मैंने गाय भैंसों को पलटते हुए देखा, मेरा बचपना गुजर गया, मेरे ही खेत है वो। और वो ये भी बोला सर कुछ आपके फोटो वीडियो बन गए हैं, ग्रामीणों ने भी बनाए हैं और पत्रकारों ने, तो सर अब आपका मुश्किल ही है। बोले तो वो तो तेल लेने गई ग्रामीणों की बातें और वीडियो फोटो की। देखिए परमात्मा ने मुझे कैसे बचाया, ये कैसे बच गया। मैं 11 के भी लाइन है यार, चालू लाइन है, बारिश हो रही है, कार चिपकी हुई है और भाई साहब मैं जिंदा हूँ। 2 सुसाइडल अटेम्प्ट करने के बाद मैं जीवित हूँ। है ना, 2 बॉटल डेली पीने वाला 3 साल तक लगातार। इस शरीर ने कितनी प्रताड़ना झेली है, ये लड़की ने मुझे कैसा मार के पटक दिया इस ऑब्सेशन ने मुझे। तो ये कनेक्टिंग मेरी जो बीमारी और अपने से बड़ी शक्ति को लेकर शेयरिंग थी, इसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि भाई साहब मेरे कर्म ऐसे थे कि मैं जिंदा रह पाता। आप लोगों ने मुझे जिंदा रखा, आपने मुझे सलाह दी कि ये मीटिंग्स आइए और स्टेप वर्क कीजिए, स्पॉन्सर लीजिए और शक्ति की खोज कीजिए। आप देखिए पूरी बिग बुक जो है ना, पूरा पूरी की पूरी किताब जो कह रही है, मैं मेरे अनुभव से कह रहा हूँ, पहले पैर से कैसे दूर रहना है और अपने से बड़ी शक्ति क्या है। पूरी किताब में बस यही चल रहा है, बीमारी और शक्ति, बीमारी शक्ति, बीमारी शक्ति। तो आज यार मैं उस परमात्मा का आभारी हूँ यार, जिसको मैं परिभाषित भी नहीं कर सकता। और आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है मुझे जीवित रखने में। अगर आप मुझे डेली ये नहीं बताए ना कि मैं शराबी हूँ, मेरा जीवन अस्त व्यस्त है, तो मेरा कब का ही खेल हो गया होता। और आपको मैं बताऊं कि वर्तमान में मेरा कोई लीवर डैमेज नहीं है, वर्तमान में मुझे कोई शुगर नहीं है, वर्तमान में मेरा कोई हाई बीपी नहीं है। ये मेरेकल हुआ कहाँ से, इस पर मैं मुस्कुरा सकता हूँ, इस पर मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये जो बोलते हैं ना आप लोग पुनर्जन्म हो गया, आई एम रीबॉर्न बिग बुक में, ये एक्यूरेट लाइन मेरे ऊपर, ये मेरा पुनर्जन्म जितना भी हो गया 6 साल 6 महीने के आसपास होने को आ गया परमात्मा की कृपा से, वन डे एट ए टाइम। तो ये पुनर्जन्म उसका है यार। और ये में आते आते धीरे धीरे रतलाम प्रशांति ग्रुप में मैंने काम किया 2020 में, 23 तक काम किया, वहाँ ग्रुप फॉर्मेशन हुआ। फिर उसके बाद मैं मंदसौर पोस्टेड रहा, वहां पे मैंने नए भाइयों के साथ काम किया। राइट नाउ मैं अभी खरगोन जिले में हूँ,
इंदौर के पास 140 किलोमीटर दूर हूँ। यहाँ के एक फिर से एक ग्रुप बनाया, नए भाइयों के साथ काम किया। ऑनलाइन में ऑलवेज काम करता ही रहता हूँ, तो मैं जानता हूँ मैं अगर ये नहीं करूंगा मेरी मौत हो जाएगी। बीडब्ल्यू बोल रहे हैं इस पर, एक शराबी अगर अपने आध्यात्मिक जीवन का विकास नहीं करता है तो भविष्य में आने वाली जब भी उसको भावनात्मक समस्या आएंगी, वो लड़खड़ा जाएगा, वो शराब पिएगा और शराब पिएगा तो उसकी मौत होगी। हमारे साथ ऐसे ही होता है, ऐसा बीडब्ल्यू साहब बोल रहा है, लेकिन डॉक्टर बहुत बड़ा प्यार से बोल रहे हैं। वो तो प्यार से समझाते हैं। डॉक्टर बॉब की स्टोरी में देखेंगे आप, तो वो कहते मैं तो इस काम को इसलिए करता हूँ कि मैं किसी का कर्ज उतार रहा हूँ, ऐसा करने से मुझे मेरी ड्यूटी का एहसास होता है। क्या मतलब इस प्रोग्राम के बारे में यार मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मेरे को अब कोई किताब अच्छी नहीं लगती और ना कोई दोस्त अच्छे लगते। मुझे ए से रिलेटेड, हाँ जॉब मेरा है, उसमें मैं जितना मुझसे बन पड़ता है परमात्मा की कृपा से, और अब आज तक सस्पेंड नहीं हुआ। पिछले 6.5 साल में इतने सारे मुझे अवार्ड्स मिल चुके हैं और 12 स्टेप वर्क आते ही रहता है। कोई ना कोई मेरा सहकर्मी बता देता है या किसी के फोन आ जाते हैं कि अरे सर वो उसको प्रॉब्लम है, थोड़ा आप देख लो। मैं बोलता नंबर डाल दो, बात करेंगे। तो मैं ये काम करने से मुझे शराब से भी दूर रहता हूँ, आनंद भी बना रहता है, आत्म शांति का अनुभव बना रहता है, और उस परमात्मा का कहीं ना कहीं एहसास होते रहता है कि वो है मेरे साथ। इसलिए ये मीटिंग छोड़ता नहीं, एक ही कोई भी काम को मैं मना नहीं करता है। एक बार मैं हुआ चुका हूँ मना करके, वो किसी दिन और बताऊंगा। शायद मैं पिछली बार बता चुका था इस बात को, किसी दिन और बताऊंगा। आप भाइयों ने मुझे सुना और बड़े शांत चित्ता से सुना, इसके लिए बहुत आभारी हूँ। अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पुनः जो है मेरे पायनियर ग्रुप नागपुर को और इसके होस्ट को, होस्ट लॉबी को, स्पेशली ओल्ड टाइमर सुधीर भैया बैठे हैं, शुरू से ही सुनता आ रहा हूँ इनको। संदीप भाई हैं, दिनेश भैया हैं, सभी को ना, शैलेश भाई हैं जो भी होस्ट की भूमिका निभा रहे हैं, बाकी जितने भी मेरे भाई बैठे हैं उनको सबको मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ। सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, सभी को आने के लिए धन्यवाद भी बोलता हूँ। थैंक यू सो मच।